जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और दिन भर की तमाम अपडेट और तमाम खबरों को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, आज के इस अपडेट की या आज अनछुए पहलू की जो मैं शुरुआत करना चाहूँगा वो अटल जी की एक कविता के साथ मैं शुरू करना चाहूँगा और उसके पीछे क्या कारण है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अटल जी की एक कविता थी और बड़ी फेमस हुई थी, गीत नया गाता हूँ। बहुत शानदार कविता थी और उसकी कुछ पंक्तियाँ आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ और गीत नए गाता हूँ। इस कविता को सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य था कि आज दुनिया के इतिहास में, भारत के इतिहास में, आर्यव्रत के इतिहास में जो घटना घटित हुई उसे देखकर मेरे मन में ये कविता मुझे याद आई। सुबह जब अयोध्या पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और उन्होंने वो रामलला जो अब तक टेंटों में और टाटों में बंद थी, आज उसकी भूमि का पूजन किया, शिलान्यास किया और अब एक भव्य राम मंदिर शायद भविष्य में बहुत जल्दी खड़ा हो जाएगा, जिसका बहुत लंबे समय से लोगों को इंतज़ार था। और उस वक्त मुझे ये पंक्तियाँ याद आ रही थी कि अटल जी का भी एक सपना था कि काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ और गीत नए गाता हूँ। और शायद यही जज्बा लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चल रहे हैं कि आज उन्होंने हिंदुस्तान की सरजमी को एक ऐसा तोहफा दिया है जो बहुत जल्दी एक शाहकार के रूप में खड़ा होने वाला है। और न सिर्फ अयोध्या जो सरयू के किनारे है वहाँ राम भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है, बल्कि पूरी दुनिया में, पूरे देश में लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुयायी हैं। और ना सिर्फ भारत में, आज बहुत सारे देशों के नाम जब प्रधानमंत्री ने बताए तो पहली बार लोगों को पता चला होगा कि कितने देश हैं जो भगवान राम का अनुसरण करते हैं, उनके अनुयायी हैं और उनमें आस्था रखते हैं। तो आप सभी को आज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज दीपोत्सव भी खूब मनाया गया, लोगों ने खूब जम करके आतिशबाजी की, घरों में दिए जलाए गए और ऐसा लगा कि मानो की है। और अब मैं आपको आज दिन भर की जितनी भी घटनाएं हुई उनकी सबकी अपडेट। क्राइम रिपोर्ट की हम बात करें सबसे पहले तो क्राइम रिपोर्ट में आज सपोट्रा के पीलादापुरा मोड़ पर इस सड़क दुर्घटना में आज 2 युवकों की ऑन स्पॉट मौत हो गई और एक 8 वर्षीय बालक घायल हो गया। दरअसल सपोट्रा उपखंड में पीलोदापुरा, तुरसंगपुरा, बलुआपुरा ये वो क्षेत्र हैं जहां से अवैध रूप से चोरी छुपे बजरी की ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ निकलती हैं, बड़ी तेज़ स्पीड से निकलती हैं। और दूसरी बात कि वो लोग तेज़ आवाज़ में स्पीकर या म्यूजिक का भी इस्तेमाल करते हैं। प्रशासन का दबाव है कि कहीं पकड़ में ना आ जाएं और इस चक्कर में वो इतनी तेज़ रफ्तार के साथ निकलते हैं कि सपोट्रा उपखंड में इन दिनों सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और बड़ी दिल दहलाने वाले वहाँ के वीडियो आए थे आज हमारे पास में और देख नहीं सकते हम, इतनी बुरी वो सड़क दुर्घटना थी। इसी तरह की एक सड़क दुर्घटना की खबर और आई थी सवाई माधोपुर खंडा रोड पर अल्लाहपुर के पास में एक तेज़ रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। बाइक पर दंपत्ति और उनके 2 छोटे बच्चे थे और इतनी भीषण टक्कर थी कि काफ़ी दूर तक कार सवार बाइक चालक को घसीटता हुआ ले गया। उसमें दोनों बच्चे घायल हुए हैं और वीडियो देखने से लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो बाइक चालक था वो गंभीर रूप से घायल हुआ है और उनका इलाज अब करवाया जा रहा है राजकीय अस्पताल सवाई माधोपुर में। लेकिन कार चालक मौके से फरार हो गया और उसकी जांच, उसकी तलाश अब पुलिस कर रही है। ये क्राइम की बड़ी रिपोर्ट थी। वजीरपुर से भी आज हमारे पास में रिपोर्ट आई कि कोरोना पॉजिटिव जो कल जिनकी मौत हो गई थी उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाश करके और 36 जो लोग हैं उनके आज प्रशासन ने सैंपल लिए हैं जिनका उनसे संपर्क था। इसके अलावा वजीरपुर में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र भी घोषित कर दिया गया है, यानी उस क्षेत्र में अब बिल्कुल कर्फ्यू इजाद कर दिया गया है जहां वो संक्रमित केस आया था। आज प्रशासन ने सुबह सुबह अपनी सख्ती का चाबुक चलाया और 10 बजे से पहले जिन दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोली या आवाजाही की या हलचल शुरू की उन लोगों के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई की। और ज़रूरी था क्योंकि कल ही हमने आपको ये संकेत दे दिए थे कि कल पहला दिन था, इसलिए शायद हो सकता है कहीं ना कहीं प्रशासन थोड़ा सा लापरवाह हुआ हो या इंतज़ार कर रहा हो लोगों का। लेकिन आज प्रशासन पूरी सख्ती के मूड में नजर आया।
शाम को 6 बजे बाद की भी अगर बात करें तो 6 बजे बाद आज लगभग लोगों ने अच्छी तरीके से इसका पालन किया है। देखिए गलियों में या अंदर जो इंटरनल एरिया है उनमें हो सकता है दुकानें खुली हों, लेकिन लगभग जहां जहां हमारी नज़रें गई हैं वहां आज लोगों ने सख्ती से इसका पालन किया है। शाम को पूरी तरह फवारा चौक पर देखा तो प्रशासन के जितने भी आला अधिकारी थे वो मौजूद थे और एकदम छावनी के रूप में तब्दील कर दिया था गंगापुर सिटी को। पदम जी, क्या अपडेट है इसको लेकर के आपके पास में? सारे प्रशासनिक जो आला अधिकारी हैं गंगापुर सिटी के, एडीएम साहब हैं, तहसीलदार जी हैं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जी हैं, पुलिस उप अधीक्षक कालूराम मीना जी है, सारे आज सुबह से ही घूम रहे थे बराबर और बारीकी से नज़र रख रहे थे। और वहीं शाम को भी जैसे ही 6 बजे और फिर बाद में रोडों पर आ गए और बराबर सख्ती का पालना से सख्ती से कराया गया। कुल मिलाकर के आपको ये समझना पड़ेगा कि ये वही लॉकडाउन है जो पहले जनता कर्फ्यू के रूप में लगाया गया था। तो ये जनता को भी समझना पड़ेगा कि 6 बजे बाद में लॉकडाउन मतलब पूरी तरह लॉकडाउन। आप बेवजह बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। अगर आप गाड़ी लेकर के, बाइक लेकर के या घूमने निकले हैं तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये तो प्रशासनिक अधिकारी की मेहरबानी नहीं, गंगापुर सिटी में लॉकडाउन होने जा रहा था। प्रशासनिक अधिकारी जो गंगापुर सिटी के हैं आला अधिकारी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था अगर सब कुछ बंद ना किया जाए, बंद नहीं किया जाए, नहीं तो लॉकडाउन लगने के चांस है। तो जनता से हमारी अपील है कि जो सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालना करना चाहिए, अन्यथा हो सकता है आप लोग 14 दिन के लिए भी जा सकते हैं। कुल मिलाकर के यह है कि प्रशासन अपनी तरफ से पूरे काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगर जनता ने सहयोग नहीं किया तो फिर प्रशासन कहीं ना कहीं सख्ती के मूड में नजर आएगा और जो आज आपको राहत मिल रही है शायद वो बंद हो जाए बहुत जल्दी। तो प्लीज़ आप इस लॉकडाउन को भी उसी जनता कर्फ्यू के रूप में लीजिए और प्रशासन का सहयोग ज़रूर करिए। इसके अलावा आज की जो और बड़ी खबर थी, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में शिलान्यास जो हुआ उसको लेकर के आज गंगापुर सिटी शहर में भी जगह जगह उत्सव जैसा माहौल था। सुबह की अगर बात की जाए तो सुबह भी शहर में कई जगह स्थान ऐसे थे, नई अनाज मंडी है, पुरानी अनाज मंडी है, उनमें जो मंदिर थे वहाँ पर रामधुनी गाई गई और भगवान राम की और सीता जी की पूजा अर्चना की गई। भारत विकास परिषद, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इनके कार्यकर्ताओं ने भगवान राम का पूजन किया और प्रसाद का वितरण किया गया। इसी प्रकार सीताराम जी का जो मंदिर है पुरानी अनाज मंडी में, उसमें भी भव्य आरती की गई। पुरानी अनाज मंडी में सीताराम जी की में भव्य मंदिर को सजाया गया और आरती पूजा की गई और भव्य तरीके से मतलब आतिशबाजी भी जोरदार की गई आतिशबाजी। और बाद में कोतवाली के थाने प्रभारी पहुंच गए थे और फिर बाद में थोड़ी देर बाद में वो समापन प्रोग्राम किया गया। ये सुबह का हाल था। शाम की अगर बात की जाए तो मैंने भी लाइव दिखाया था, पदम जी ने भी लाइव दिखाया था कि पूरे शहर में रोशनी का आलम था और लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, यानी भगवान राम के आगमन को बड़े धूमधाम से मनाया गया। आगमन तो बहुत पहले हो गया था, बस उन्हें सरपरस्ती की आवश्यकता थी। कहीं ना कहीं वो जो टाट में और टेंट में बरसों से रह रहे थे, उन्हें अब एक स्थान मिलेगा जब भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा हिंदुस्तान के अंदर। शाम को भी दीपोत्सव घर घर मना, लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। भारत विकास परिषद की ओर से नेहरू उद्यान में शानदार दीपोत्सव सजाया गया था, आपने खुद ने देखा था वो, और वो शानदार फुटेज थी, बहुत अच्छी फ़ोटो आई थी वहाँ से। तो लोगों ने भी बहुत सारे वीडियोज़, बहुत सारे फ़ोटोज़ हमारे पास भेजे हैं और आप वो हमारे पेज पर देख सकते हैं। ये शाम का था। एक और अच्छी खुशखबरी आज ये आई कि वजीरपुर उपखंड को पहली बार एसडीएम की सौगात मिली है। वर्षा मीणा ने वहाँ एसडीएम के रूप में आज कार्यभार ग्रहण कर लिया है। पदम जी, बहुत लंबे समय से मांग थी, कोई स्थायी एसडीएम मिल नहीं पा रहा था। पहली बार वजीरपुर के लिए उपखंड के लिए एसडीएम मिले हैं। तो कुल मिलाकर के वजीरपुर उपखंड को एक अच्छी सौगात आज मिली है जब उनको फुल फ्लैश उनका एसडीएम मिला है और वो भी एक महिला है, तो अच्छी बात है। वजीरपुर की जनता को इससे क्या भटकना नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल। पहले हर छोटी छोटी चीज़ के लिए उन्हें गंगापुर सिटी आना पड़ता था, अब उनको शायद उनके ज़्यादातर जो काम है वो वहीं हो जाया करेंगे। और कोविड-19 को लेकर के एक एडवाइजरी जिला कलेक्टर ने जारी की है कि राशन की दुकान और बैंक शाखाओं को सख्त निर्देश ये दिए हैं कि आपका सबसे ज़्यादा लोगों से संपर्क होता है तो अब कम से कम इस चीज़ का आप ख्याल रखें। हालांकि वो लोग शुरू से कर रहे थे, बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही थी, सैनिटाइज़र जो है उसका उपयोग किया जा रहा था, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आप लोग इनका सख्ती से पालन करें और करवाएं। यानी जितने भी कस्टमर्स आपके पास में आ रहे हैं ये ध्यान रखें कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग वो डेफिनेटली करें। तो इस बारे में आज एडवाइजरी जारी की है। और अब एक बड़ी दुखती हुई रग, और दुखती हुई रग ये है साहब कि आयुर्वेदिक औषधालय, आवाज़ में शायद कोई प्रॉब्लम थी।
तो एक ऐसा महकमा जिसको लेकर के करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, केंद्र सरकार ने आयुष मंत्रालय की स्थापना कर रखी है। और आयुर्वेद आदि अनादि काल से, सनातन काल से चली आ रही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है सर जिसको भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि वो अब दुर्दशा का शिकार हो रही है। आपने सुबह एक लाइव स्टोरी दिखाई थी, क्या मैटर था वो? गंगापुर सिटी का ए श्रेणी का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। एक सज्जन पट्टी कराने के लिए आए थे, उन्होंने बराबर पर्ची कटवाई। पर्ची कटवाने के बाद में जब उन्होंने चोट लग गई तो उन्होंने कहा कि पहले आप बाहर सामने दुकान से पट्टी खरीद कर लेके आइए, जब आपकी पट्टी होगी। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके पास में तो होनी चाहिए, कि भाई हमारे पास में नहीं है, 10 दिन से ख़त्म हो चुकी है। इस पर हमने उनकी जो आयुर्वेदिक प्रभारी उनसे भी बात की, तो उन्होंने मज़ेदार बात बताई कि 15-20 दिन से 1 दर्जन दवाओं की बहुत ज़्यादा कमी है और हमने अधिकारियों को कई बार लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का अच्छा पदम जी, मैं आपको बता दूं कि शायद उन्होंने किसी न किसी वजह से शायद 15 दिन कहा होगा, लेकिन हमारे पास बहुत लंबे समय से ये रिपोर्ट है कि आयुर्वेदिक औषधालयों में दवाइयाँ नहीं आ रही हैं, चिकित्सीय उपकरण जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, यहाँ तक कि उनके पास में कॉटन रुई भी अवेलेबल नहीं है। आयुर्वेद महकमा छोटा मोटा महकमा नहीं है, करोड़ों रुपए का बजट आता है, फिर वो हमेशा ही क्यों अभावों में ज़िंदगी जीता है। आयुर्वेद विभाग के बारे में जो पक्षपातपूर्ण रवैया है सरकार का, वो लंबे समय से चला आ रहा है। मतलब दवाइयों का अभाव होना या उनका मॉनिटरिंग नहीं करना, ये आयुर्वेद के जो वैद्य हैं या उपचिकित्सक हैं उनका हमेशा से ये शिकायत रही है सरकार से कि साहब सरकार उतनी महत्व हमको नहीं देती जितना एलोपैथिक डॉक्टर्स को दिया जाता है। हो सकता है एक कारण इसका भी हो सकता है कि जो सरकार में जो उठा पुटक चल रही है इसके कारण सारे उसमें लगे हुए हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए पदम जी कि आयुर्वेद विभाग का भी उतना ही योगदान था कोरोना के टाइम में जितना एलोपैथिक का था। होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, इनका अपना एक, आज भी बहुत सारे बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जो एलोपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते, वो आज भी सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों पर भरोसा करते हैं और भरोसा जताना पड़ेगा। वहीं भरोसा सरकार को भी जताना पड़ेगा आयुर्वेद विभाग पर और उनकी समस्याओं का निराकरण करना पड़ेगा। तो ये आयुर्वेद विभाग से एक खबर थी आज हमारे पास में। और अब एक ऐसा मैटर जो पदम जी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। आपको याद होगा हमने एक खबर चलाई थी बाढ़ बिचला के विनोद बैरवा की, जिसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी थी, उनके पैर में फ्रैक्चर आ गया था। उनका मेरे पास में फ़ोन आया था कि सर आज 31 तारीख के बाद में अभी तक सदर थाने में उनकी FIR दर्ज नहीं की गई है, बल्कि उनकी जो MLC रिपोर्ट थी उसको भी वहाँ लेकर के रख लिया गया है, जो उसको दी नहीं गई है और अभी तक उनका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। अब इस बारे में क्या किया जाए? इस बारे में अगर उनके साथ न्याय नहीं हो रहा तो उनके लिए कोर्ट खुली पड़ी है, कोर्ट्स के जरिए वो इस्तिगासा करे और मुकदमा दर्ज होगा उनका। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सदर थाना पुलिस की लापरवाही तो है। उन्होंने बाकायदा अच्छी सारी चीज़ें मुझे बताई थी और यकीन मानिए हम ज़रूर इस बारे में बात करेंगे सदर थाना पुलिस से कि आखिर मामला क्या था और क्यों नहीं फरियादी की रिपोर्ट समय पर दर्ज की गई। और उनके साथ पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, वो कह रहे हैं लेकिन साहब पहले भी हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। अगर ऐसा मामला है तो फिर वही है ढाक के 3 पात वाली कहानी जो कल हमने डिस्कस की थी कि फरियादी पहुंचते तो हैं पीड़ा लेकर के, लेकिन पुलिस प्रशासन उनकी FIR दर्ज करने से ही कतराता है, होती वो अपनी जेब से ही मंगवाते हैं। जेब से नहीं, जो FIR कराने जाता है उससे भाई एक दस्ता पेन लिया, एक पेन ये लिया, एक पेन वो लिया, जाते ही उसको 1500 रुपये का नौता। नेट प्रॉब्लम थी और उस वजह से थोड़ा सा व्यवधान आया था। तो कुल मिलाकर के हम पुलिस की बात बता रहे थे कि पुलिस का अपना एक रोना है, उनकी अपनी कुछ समस्याएं हैं। भाइयों आप लोग बहुत बार आपके थानों से पाला पड़ा होगा, कई बार आपने देखा होगा आप जब आपके मोटरसाइकिल चोरी हो गई या लूटपाट हो गई या कोई घटना हो गई, थाने में जाते ही आपसे जो भी श्रीमान जो बैठे होंगे वो कहेंगे भैया एक दस्ता लिया, इसका एक पेन लिया, एक कार्बन लिया। कुछ अधिकतर देखा जब हमने पूछी तो ये आप लोगों से क्यों मंगाते हो, कि राज्य सरकार हमें ये सामान देती नहीं है इसलिए हमें लोगों से मंगाना पड़ता है। हाँ, तो कुल मिलाकर के यही है कि थोड़ा सा पुलिस को भी लिबर्टी मिलनी चाहिए साहब। उनको कम से कम जो प्राइमरी चीज़ें हैं वो तो आप अवेलेबल करवाएं, ताकि वो कम से कम, क्योंकि कल हमारे सामने आई थी ये बात, किसी ने कहा कि साहब FIR दर्ज कराने गया था, लेकिन वहाँ पुलिस वालों ने हमें पेन देने से भी मना कर दिया कि वैसा हमारे पास पेन नहीं है। लेकिन फिर भी पुलिस महकमे से मेरा ये कहना है कि प्लीज़ आप लोगों का सहयोग ज़रूर करें और बड़ी उम्मीद लेकर के सर लोग आपके पास में आते हैं। तो ये बात है। बाकी आपकी अपनी जो समस्याएं हैं बिल्कुल वो भी बड़ी हैं और कोशिश करेंगे कि उनके बारे में भी हम
पूरे जो लेखा जोखा है वो किसी दिन बैठ करके निकालेंगे कि कितनी आपकी समस्याएं हैं और कितनी समस्याएं ऐसी हैं जिनको ऊपर पहुंचाना ज़रूरी है। मालूम है मुझे कि शायद आप लोग नहीं पहुंचा सकते कैमरे के सामने आकर के, लेकिन मीडिया ज़रूर आपकी बातों को ऊपर तक पहुंचाएगा। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है, एक खबर ज़रूर है और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दरअसल आज जब हम लाइव करने यहाँ स्टेशन आए थे तो बातचीतों में इतने मशगूल हो गए कि मेरा खुद का जो मोबाइल है वो मुझसे छूट गया प्लेटफॉर्म पर, और हम शूट करने के लिए जब दूसरे प्लेटफॉर्म पर चले गए तब मुझे ध्यान आया कि मेरा मोबाइल कहीं रह गया। और काफ़ी देर बाद में हमको जब पता चला तो मैं दौड़ करके जब यहाँ आया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ के जो डिप्टी एसएस हैं भंवर सिंह जी मीणा, उनको वो मोबाइल मिल गया और उन्होंने हमें वो मोबाइल सहर्ष लौटा दिया। और हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर, कि बहुत कुछ ऐसा था जो बड़ा नुकसान भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने ईमानदारी का परिचय दिया और अपनी एक जिम्मेदारी को निभाया, एक अच्छे नागरिक होने का सबूत उन्होंने दिया। और ये अगर आपके साथ होता है तो प्लीज़ ज़रूर करिए। लोगों की अगर छोटी से छोटी चीज़ भी खोती है ना साहब तो बड़ा दुख होता है उनको। तो लोगों का सहयोग करते रहिए, खुश रहिए, और अगर लगातार कोई नई अपडेट होगी तो हम ज़रूर आपको देंगे। बाकी सतर्क ज़रूर रहिए, प्रशासन का सहयोग करिए। और फिर वही कहूँगा कि भव्य राम मंदिर की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोगों ने जो दीपोत्सव मनाया उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन राम का भव्य मंदिर तो बन रहा है, अब उम्मीद ये भी करनी होगी कि कहीं ना कहीं इस देश में राम राज्य फिर लौटेगा और लोग राहत की सांस ज़रूर लेंगे, लोगों को सुकून ज़रूर मिलेगा, और फिर से ये हिंदुस्तान जो है वो पहले के आदि अनादिकाल में जो सनातन धर्म चला आ रहा है उसके मुताबिक चल पाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और पदम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी को एक बार फिर से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।